आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दिन 29वां और हम कवर करने वाले हैं आज की क्विज़ में साइंस। साइंस के हम आज 11 से 12 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो वीडियोस मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा टाइमिंग की अभी 10-12 दिन प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बना ही रहा हूँ तो 1-2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ही लूँ। आपको करना क्या है, मेरे साथ-साथ मेरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले खुद अटेम्प्ट करके देखना है और देखना है कि जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें से आपके कितने ठीक हैं, क्योंकि ये सभी के सभी आपके पुराने प्रीवियस ईयर्स हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के। इनको ये ना समझें कि भाई हमने कहीं से वैसे ही लिया है, नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि कंटिन्यूसली आता रहता है। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ये बार बार क्यों आता है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग है। भाई इंडिया का भी होता तो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वर्ल्ड का ही एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वो कहाँ सिचुएटेड है? मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर, दिसपुर। और जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो इंडिया में ही सिचुएटेड है, ज़्यादातर चांसेस वो होते हैं। इसका आंसर है मणिपुर, और उस नेशनल पार्क का नाम है कैबुल लामजाओ। स्पेलिंग देख लेना, ये उसका नाम है, तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और प्लीज़ कैरियर गेटवे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स जितने भी हमारी क्विज़ हम लेकर आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं प्रीवियस, आपको टाइमली मिलते रहें। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स? चेचक का टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो ये वैक्सीनेशन है मेनली अगर देखा जाए तो जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने क्या है पेंसिलिन का आविष्कार किया था। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, आगे कभी आएगा तो बता दूंगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं पेंसिलिन का आविष्कार किया था। जैसे लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है, जो हमारे दूध वगैरह का पास्चराइजेशन करता था कि फटे ना, तो वो आविष्कार लुईस पास्चर ने करा। और इसका आंसर है आपका एडवर्ड जेनर। तो जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने 1796 के अराउंड इस टीके का इन्वेंशन किया था, और इसके लिए इनको फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब देख लेना, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन बोलते हैं कि भाई उन्होंने इस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत करी या इन्वेंशन किया। ठीक, नेक्स्ट है अपना बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद। ये भी काफ़ी फेमस सीड है और आपने सुना भी होगा, और जिन लोगों की पृष्ठभूमि थोड़ी सी भी जो बैकग्राउंड है वो खेती से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इसके बारे में जानते हो। तो इस आपके ऑप्शंस हैं राइस, व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड्स। तो बीटी कॉटन करके आपने बहुत बार सुना होगा, तो बीटी कॉटन एक बहुत फेमस सीड है, कॉटन। इसमें खास बात क्या है, जैसे हम कोई भी नॉर्मल सीड उगाते हैं तो क्या होता है कि आपके खरपतवार हो जाती है, जैसे या इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो खा जाते हैं हमारे, ठीक है, फसल को, टिड्डे कीड़े। तो इस सीड में खास चीज़ ये है कि इसके अंदर ही एक ऑटोमेटिक एक फैसिलिटी या फिर क्या बोलते हैं पावर है कि ये खुद से इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या है कि भाई आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो अपनी जो फसल है उसको ख़राब नहीं करते। ठीक, तो अलग से आपको इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की ये खास बात है इस बीज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम? मोनाजाइट सैंड, तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि और ही है। क्या है कि उसमें से अगर कोई चीज़ निकल रही है तो वो और है, किसी जो अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है, तो सैंड में ही हमें वो जो चीज़ मिलती है, अभी इसका आंसर बताऊंगा। तो वो किससे मिलती है? मोनाजाइट सैंड। ये जनरली आपकी कोस्टल एरिया में मिलती है, मतलब सैंड, और स्पेशली केरला कोस्ट में मिलती है। और इसका आंसर है थोरियम। और थोरियम आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में मिलता है। ठीक है, थोरियम भी जैसे यूरेनियम का ही भाई एक तरीके से कह लेना।
लेकिन यूरेनियम का जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें यूज़ होता है U-235 जो आइसोटोप है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे देश में जो मिलता है ऐसे जो ये सैंड वगैरह है उसमें U-238 मिलता है जिसका यूज़ कम है, ठीक है, U-35 का ज़्यादा है। ऐसे ही थोरियम है, थोरियम भी इस तरह की चीज़ों में बहुत यूज़ होता है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कोस्ट में मिलता है, स्पेशली केरला कोस्ट में। इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, धनिए में उपयोगी भाग कौन कौन से होते हैं? रूट्स एंड लीव्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स या फ्लावर एंड ड्राइड फ्रूट्स। अब ये बोलूँगा कि जिन लोगों को थोड़ा किचन या अपने वही रसोई घर में आपको थोड़ा सा भी नाता है आपका, तो आपको पता रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको टेक्निकली सोच के आंसर करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक थॉट के साथ अगर करेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए धनिया क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि हरा धनिया हम जब भी लेके आते हैं तो खुशबू आती है। कुछ भी चीज़ बनाई आपने, मान लो कोई सब्जी बनाई, आपने चावल बनाए या आपने पुलाव बनाया, उसमें हम लास्ट में क्या है, धनिए के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, वो हम डाल देते हैं जिससे उसमें खुशबू और एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो एक तो चीज़ होगी कन्फर्म हमारी लीव्स, तो लीव्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। फिर बात आती है कि हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर। जनरली धनिया पाउडर यूज़ करते हैं। पाउडर किस चीज़ से बनता है? कोई सूखी चीज़ होगी, इसको क्रश करेंगे तभी तो पाउडर बनेगा। तो रूट्स बिल्कुल भी नहीं, फ्लावर भी नहीं। तो दूसरी जो चीज़ है वो है ड्राइड फ्रूट्स। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे छोटे 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 धनिया का, साबुत धनिया, आप एक बार सर्च करके देखना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस ये है क्या, तो पता चल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स जो कि सीड्स होते हैं एक्चुअली आपके धनिए के, तो उनको ड्राइड फ्रूट्स बोलते हैं धनिए के। सो वो और लीव्स दोनों ही यूजफुल पार्ट होते हैं। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? आंवला, मैंगो, नीम या तुलसी? भाई देखो, आम तो एक फ्रूट है जो फलों का राजा है, ठीक है। नीम, तुलसी और जो आंवला है वो आपके ये बोल सकते हैं हम हर्ब्स ही हैं, तीनों हर्ब्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कुछ अलग से पेड़ हैं। ये तो चलो नीम तो पेड़ है, ये भी पेड़ पे लगता है। तुलसी जैसे एक पौधा है और वो उसके भी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हर्बल इंडियन डॉक्टर के बारे में पूछा जाता है तो वो है आंवला। आंवला क्या है? विटामिन सी का बहुत ही बड़ा सोर्स है, ठीक है। विटामिन सी बहुत मिलता है। इसको इंग्लिश में शायद इंडियन गूसबेरी कुछ ऐसे करके बोलते हैं। और इसकी और भी जैसे मेडिसिनल वैल्यू, जैसे बालों में भी हम जैसे बालों की ग्रोथ या फिर ग्रेइंग ऑफ हेयर से रोकने के लिए भी हम आंवले का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपको आपके शरीर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपके एग्ज़ाम में साइंस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, भाई pH आपको पता होगा, pH वैल्यू अपने 0 से लेके 14 तक वेरी करती है। 7 होता है न्यूट्रल, जो कि हम एक शुद्ध पानी की pH वैल्यू मानते हैं, जो कि बेस्ट होती है। इससे पहले जो ये वाली रेंज है उसमें एसिडिक होते हैं, और जो ये बाद वाली रेंज है इसमें जो फॉल करता है उसको बेसिक बोलते हैं। तो pH जो ह्यूमन ब्लड का है ये आप देखेंगे तो 7.4, देखो थोड़ा बहुत वेरी करता है, 7.35 टू 7.45 इतना वेरी करता है, लेकिन इसका एवरेज अगर हम देखेंगे तो 7.4 बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन ब्लड आपका एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या बेसिक होता है, या बेसिक को एल्कलाइन भी बोलते हैं, तो आपको आंसर करना है कि बहुत ही मतलब कम मात्रा में एल्कलाइन होता है बेसिक। क्यों? 7 से 14 के बीच की जो रेंज है उसमें ये पड़ता है, तो उसको स्मॉल एल्कलाइन बोलते हैं, लिटिल एल्कलाइन आप देख सकते हैं, स्लाइट एल्कलाइन। विच अमंगस द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी? ये भी अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये कुछ भी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करते हैं या भेजते हैं वो करते हैं आपके थ्रू डक्ट्स।
एक पाइप होती है, डक्ट्स ये बोलते हैं ऐसे, इस पाइप के थ्रू कुछ भी चीज़ छोड़ते हैं, हॉर्मोन्स है या सलाइवा है या स्वेटिंग है, वो जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या इसके थ्रू भाई अपना जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी हो कर देते हैं। फिर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हैं विदाउट डक्ट्स, इनमें ऐसी कोई पाइप नहीं होती। ये क्या करते हैं, इनको कुछ भी मान लो रिलीज़ करना होता है, जैसे भाई जूस, बाइल जूस हो गया, आपका लीवर है, जैसे लीवर को भाई बाइल जूस सीक्रेट करना है, तो वो क्या है डायरेक्ट आपका क्या है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में वो छोड़ देते हैं और ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पर चीज़ें पहुंच जाती हैं, तो उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और आपको समझा दिया कि इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूछा है, इट मीन्स जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जिसमें भाई हमारे डक्ट्स नहीं है, ठीक, तो इसका आंसर है थायराइड। अगर आपसे कोई बिना इसके भाई एंडोक्राइन भी नहीं बताया आपको, एक्सोक्राइन भी नहीं बताया, ये पूछ ले कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो आपको आंसर करना है लीवर। आपसे लीवर, हाँ सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत एग्जांपल दे दिया था, लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है भाई, जो डक्ट से वो करते हैं, तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो भी उसका आंसर आएगा लीवर। लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी थायराइड, ठीक है, तो उसका आंसर होगा आपका थायराइड। ओके, अच्छा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं मिस कर गया हूँ, एक ऐसा बॉडी पार्ट है हमारा जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है वैसे करता है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, जैसे मान लो उसको कोई जूस सीक्रेट करना है या हार्मोन है, तो उसमें एक जगह वो क्या है डक्ट का यूज़ करता है, और दूसरी जगह जो उसको कुछ और जैसे इंजाइम वगैरह कुछ रिलीज़ करना है, तो वो विदाउट डक्ट आपका ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, ठीक है। मेनली आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, तो इसका आंसर ये होगा, नॉर्मली एक्सोक्राइन पूछ ले या नॉर्मल ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ले लीवर, या अगर एंडोक्राइन लार्जेस्ट पूछा वो तो हमारा आंसर हो ही गया थायराइड। Which amongst the following is the largest mammal? Elephant, whale, dinosaur, dinosaurs. गेंडा, डायनासोर, व्हेल, हाथी। अब देखो पहली बात तो डायनासोर थे नहीं थे ये क्या है, अभी कौन सा है पूछा है, तो डायनासोर तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। अगर बाई चांस फिर भी आपको बता देता हूँ, मैमल पूछा है, मैमल वो होता है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे नहीं है भाई पहले अंडा दिया और अंडे से फिर बच्चा निकला, नहीं। तो जो आपके मैमल हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन डायनासोर अगर हमने सुना भी है वो भी कराया, तो डायनासोर का अंडा की बात होती रहती है, सो ये मैमल वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई लार्जेस्ट मैमल, तो जो आपकी ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल मैं वो लिख देता हूँ। देखो व्हेल भी बहुत अलग अलग तरीके की हैं, जो छोटे साइज से लेके बहुत बड़े साइज तक, जिसमें सबसे बड़ा साइज है हमारी ब्लू व्हेल का, तो वो आपकी सबसे बड़ी मैमल है। अब अगर आपको मैं देखो साइज़ तो एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा, 30 मीटर तक भी शायद हो सकती है, तो आप एक बारी ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं ब्लू व्हेल का साइज़ आपकी मतलब ह्यूमन जो बॉडी है उससे कंपेयर करके कि भाई कितनी बड़ी होती है, ठीक है। और मैमल की बात हो रही है, ये भी डायरेक्ट आपके यंग वंस बोलते हैं, जैसे बच्चों को जो जन्म देते हैं उनको यंग वंस बोलते हैं, कि यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, सो ब्लू व्हेल इसका आंसर है। Which part is modified as the tusk of elephant? जो हाथी के दांत हैं वो कौन सा भाग संशोधित होता है, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, सेकंड इंसीजर या मोलर्स, ठीक। अब आपको बता दूं हाथी के बीच 26 दांत हैं, 2 + 24। जो 2 दांत आगे निकले होते हैं, अब जैसे हमें बचपन में ऐसे ऐसे करके हाथी ऐसे बना दिया करते, ठीक है, जो भी है ऐसे करके ये हाथी आपका। अब जो ये 2 दांत निकले होते हैं, एक इधर है एक उस तरफ है, ये 2 दांत आपके इंसीजर होते हैं। इंसीजर जो नुकीले दांत होते हैं ना, वो क्या है आपके इंसीजर हैं।
लेकिन ये खाने के काम नहीं आते। ये सिर्फ वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के अंदर 24 होते हैं वो कुछ और हैं। वो कौन से होते हैं? मोलर्स। लेकिन जो ये बाहर वाले हैं ये आपके इंसीजर्स, ठीक है, इनको सेकंड इंसीजर भी बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बात करूं इंडियन टीथ सिस्टम की, तो ह्यूमन टीथ सिस्टम की, तो आप जानते होंगे कि टोटल 32 दांत होते हैं। याद करने का फार्मूला 2 3 1 2 2 1 3 2 ऐसे 2 3 होता है। एक सेकेंड, 2 1 2 3 या 3 2 जो इससे भी है वो एक बार आप देख लेना, मैं बता देता हूँ। सबसे जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो होते हैं इंसीजर, फिर होते हैं कैनाइंस, ये होते हैं अपना वैसे नॉर्मल काटने के, ये चीर फाड़ करने के काम आते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं आपके प्रीमोलर्स, फिर आते हैं मोलर्स। तो जो आपके ये मोलर्स हैं, ये प्रीमोलर्स हैं, ये बिल्कुल, ये जो अकल जाड़ जिनको बोलते हैं ये होती है मोलर्स। और उनसे पहले की जो आपके जाड़ बोलते हैं, जो दांत आपके चबाने के खाने के काम आते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। ये फॉर्मूला कैसा है कि भाई आपके जो जबड़ा है ये ऐसे ऊपर का है, ये नीचे का है, इसको 4 भागों में डिवाइड करा गया है। 4 भागों में कैसे? पहले तो ये हाफ ये है बीच वाला, इसमें ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, और ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े को भी 2 पार्टों में डिवाइड करा गया, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, इसका भी एक पार्ट ये पार्ट। तो इसको याद करने का फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे 2 हैं, ये 2 आपके इंसीजर हैं, 2 इंसीजर हैं, मतलब कि भाई यहाँ पर 2 दांत इंसीजर रहेंगे, फिर वही रिपीट होंगे इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो कितने हो गए? टोटल 8 दांत हो गए, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे भी हैं, जैसे ये कैनाइंस हैं, एक एक खाएंगे, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, तो ऐसे करके 4 ही हो गए। तो आपके टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल हो गए 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 4 पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं, तो 8 चौका टोटल कितने हो गए? 32। तो एक बार ये फॉर्मूला देख लेना। प्रीमोलर्स आपके कितने होते हैं? वैसे प्रीमोलर्स आपके 2 होते हैं यहाँ पे, और ये होते हैं मोलर्स 3, ठीक। ये 2 1 2 3 करके फॉर्मूला होता है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। तो आपकी 12 अकल जाड़ या जाड़ होती हैं, और नॉर्मल जो जाड़ें होती हैं, दांत होते हैं, वो होते हैं आपके 8, ठीक है। इंसीजर भी 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर्स 8 और ये 12। तो काफ़ी समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर दोबारा फिर से कभी ह्यूमन टीथ सिस्टम आएगा तो फिर से बताऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर भाई किस फिनोमिना पे डिपेंड करते हैं? इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, डाइफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन ऑप्टिकल फाइबर्स मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे इस तरह से एक मान लो पाइप ही मान लो उसको, उसके अंदर से एक स्पेस होता है, और जो ये अंदर का सरफेस है ये दोनों तरफ, ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसमें अगर आप नॉर्मल शीशे को देखेंगे या पानी में भी आप देखेंगे तो कोई भी एक लाइट की रेज आती है तो मतलब जानी तो ऐसी चाहिए, लेकिन वो थोड़े बेंड हो जाती है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स में वो जो भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, लेकिन वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसमें होता क्या है कि ये इतना मान लो ये ऐसे उस तरफ रेज मुड़ गई, ऐसे मुड़ते मुड़ते एक ऐसे एंगल पे हम इस रेज को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि यहाँ मुड़ने के बजाय वापस उसी ही मीडियम में आ जाए, रिफ्रैक्ट होके, नॉट रिफ्लेक्ट होके, या रिफ्रैक्ट है। तो इसको अब ये फिर दूसरे उस पर टकराएगी, फिर से यहाँ पे आ जाएगी, फिर ऐसे 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 वो चलती रहेगी, मतलब इसके अंदर ये ऐसे 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 चलती रहेगी। इसमें फ़ायदा क्या होता है? जो लाइट रे है उसका जो लॉस है, लाइट का जो लॉस है वो मिनिमल होता है, मतलब एक तरीके से जीरो भी कह सकते हो। जो आपके सिग्नल्स या जैसे जियो फाइबर आपने सुना होगा, वो ऑप्टिकल फाइबर से ही आपके पास कनेक्शन आता है, जिसमें आपके जो नेट की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सिग्नल लॉस मिनिमल है। जो सिग्नल्स हैं वो वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट, एक तरीके से तो एक्चुअल में तो रिफ्रैक्ट होते हैं। रिफ्रैक्ट, 2 टर्म्स है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आप अगर जो बाल्टी की सतह है पानी से अगर देखते हैं तो ऊपर उठी हुई नजर आती है, वो दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन।
हैं, और मान लो कोई चीज़ होती है, आप शीशे में देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये है तो रिफ्लेक्शन, लेकिन दिखता ऐसे है जैसे कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप आपको ऑप्टिकल फाइबर वाली जो ये फिनोमिना है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसके पीछे का रीज़न समझ में आया होगा। कोशिश तो मेरी पूरी रही है, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम ये रखते हैं, नाउ-ए-डेज येलो लैंप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, येलो लैंप्स आपने देखोगे पीली पीली स्ट्रीट लाइट्स लगा के रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन दोज लैंप्स? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। आपको एक चीज़ बता दूं, जनरली जो ये येलो लैंप्स हैं ना, आपके उन शहरों में लगे रहते हैं जहां पर आपकी फॉग होती है। क्या होती है? फॉग। क्यों? इन जो येलो लैंप्स की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जो फॉग को पेनिट्रेट कर देती हैं। पेनिट्रेट करेंगे उस फॉग को तो आपको फिर भी फॉग में भी कहीं ना कहीं रोशनी नज़र आएगी। अगर आप वाइट लाइट अगर यूज़ करेंगे फॉग में तो वो आपकी फॉग की वजह से जो ज़मीन है, सरफेस है, वहाँ तक वो लाइट की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए जो येलो लैंप्स है वो यहाँ पर फॉग वाली जगह पे स्पेशली यूज़ किए जाते हैं। और उसमें जो गैस यूज़ की जाती है वो है आपकी सोडियम जो गैस उसमें यूज़ की जाती है, उसकी वजह से ही वो जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक येलो होती है। मोनोक्रोमेटिक, मेरे को सारे जितने भी शब्द आते हैं मैं समझाने का मन करता है कि आपको समझाऊं। मोनोक्रोमेटिक वो होता है, मोनो मतलब एक, जिस क्रोमेटिक मतलब कलर, जो एक कलर की लाइट प्रोड्यूस करे उसको बोलता है मोनोक्रोमेटिक। ये आपके इंग्लिश में भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है, वो होता है आपका जो अलग अलग रंग बिरंगे जो कलर हैं उनको जो अगर प्रोड्यूस करे वो उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, सो आज की हमारी जो क्विज़ है हम यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी साइंस में देखो समझाने की चीज़ें ज़्यादा हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्विज़ में नेक्स्ट डे हमारी फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखें, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।